बुक हाउस में जो लेटेस्ट किताब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो भी हमेशा की तरह ही बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। बी के नेहरू की ये किताब है, नाइस गाइज फिनिश सेकंड। ये एक उनकी मेमोर है, उनका एक ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनालिटी का, अपनी ज़ाती ज़िंदगी का, अपने करियर का और ज़िंदगी भर के जो उनके तजुर्बात हैं उनका खाका तो उन्होंने खींचा सो खींचा, लेकिन बहुत सारी और शख्सियात हैं जिनके साथ उनको काम करने का मौका मिला, स्टडी करने का मौका मिला या देखने का मौका मिला, उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया। यानी इस किताब को अगर हम पढ़ते हैं तो 4-5 और शख्सियात हैं, उनका भी ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट हमें मिल जाता है। यूँ तो बी के नेहरू जो हिंदुस्तान का सबसे फेमस और ओरिजिनल रॉयल क्लैन नेहरू फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के भतीजे थे और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के कज़न थे, लेकिन बी के नेहरू की एक अपनी पहचान थी जो उनको उनकी उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी की जो अक्कासी करती है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या जो ऑल इंडिया सर्विसेज अभी हैं, जिनको नेहरूवियन एरा का स्टील फ्रेम कहा जाता है कि जो मुल्क को रन करते हैं, उससे पहले जब ब्रिटिश इंडिया, जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो इम्पीरियल जो सर्विस यहाँ पे हुआ करती थी, सिविल सर्विस, उसको आईसीएस कहते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। उसके 1934 बैच के वो ऑफिसर थे। जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया और उसी के कुछ साल के उसी दौरान, उसी दिहाई में जो वर्ल्ड वार टू है वो भी इख्तिताम पजीर हुई। उसके बाद जो मेजर इंटरनेशनल फोरम्स हैं उन पे जो इंडिया को रिप्रेजेंट बहुत सारे फोरम्स पे बी के नेहरू ने किया, इंडिया की पहचान है, मुख्तलिफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया को इंट्रोड्यूस किया। और आज़ादी के बाद ख़ास करके जो बरतानिया के साथ नेगोशिएशंस, फंड सेटलमेंट वगैरह वगैरह, उनमें भी बी के नेहरू का बहुत ज़्यादा रोल था। हिंदुस्तान के एम्बेसडर रहे, सफ़ीर रहे यूनाइटेड किंगडम में भी और अमेरिका में भी, यूनाइटेड नेशन में भी काम करने का मौका मिला। बी के नेहरू साहब का अपना कहना है कि उनको यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट ऑफ़र की गई थी या वो वहाँ तक पहुँच गए थे कि वो बन सकते थे यूएन के सेक्रेटरी जनरल, लेकिन वो उन्होंने डिक्लाइन कर दी। अगर बी के नेहरू यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल बन जाते तो हिंदुस्तान का भी एक तारीख में नाम दर्ज हो जाता कि इस मुल्क का भी कोई शख्स यूनाइटेड नेशन जो इंटरनेशनल फोरम है उसका सेक्रेटरी जनरल रह चुका हुआ है। हाल में, यानी कोई आज से 20 साल पहले लगभग, शशि थरूर एक करिज्मेटिक पॉलिटिकल लीडर हैं, राइटर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, ऑथर हैं, वो अंडर सेक्रेटरी जनरल थे एक वक्त में यूनाइटेड नेशन के। तो हिंदुस्तान को इस बात का बहुत बड़ा फ़ख्र था कि हमारे यहाँ के एक डिप्लोमेट हैं जो अंडर सेक्रेटरी जनरल हैं। और शशि थरूर ने फिर बाकायदा तौर के ऊपर 2003 या 4, मुझे एग्जैक्टली साल याद नहीं है, जब उन्होंने रन किया था सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट के लिए, लेकिन उनको इतने जो वोट चाहिए थे वो नहीं मिले, वो सेक्रेटरी जनरल नहीं बन सके। मुझे समझ नहीं आती कि बी के नेहरू ने ये ऑफ़र क्यों डिक्लाइन कर दी, लेकिन इन्होंने कहा है, बाद में मेंशन किया है कि ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा फ़ैसला था उनकी ज़िंदगी का जिसके लिए उनको हमेशा रिग्रेट रहेगा, अफसोस रहेगा। ये किताब पेंगुइन इंडिया ने छापी है और 1997 में, 1997 में ये किताब छपी थी। और इसमें जो नेहरू गांधी फैमिली के लिए, ख़ास करके इंदिरा गांधी के लिए, कोई बहुत अच्छे चैरिटेबल रिमार्क्स जो है वो नहीं। हालांकि इसमें इंदिरा गांधी का आपको एक पूरा बायोग्राफिकल अकाउंट मिलेगा, उनकी फंक्शनिंग, उनका कामकाज करने का तरीका, उनकी ज़ाती शख्सियत किस किस्म की थी उसके बारे में भी, क्योंकि इनसे बेहतर, इनसे नज़दीक रिश्तेदार भी और उनकी गवर्नमेंट में भी काम करने वाले एक ऐसे शख्स, इनसे बेहतर इंदिरा गांधी को चंद ही ऐसे लोग हुए होंगे जो जाना करते होंगे उनको। तो कुछ इस किस्म के रिमार्क्स किताब की ऐसी दिलचस्पियां थी कि इनको पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया था 1999 में, 1999 में। ज़ाहिर है जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो इनको जो एजाज़ है सबसे बड़ा वो तब इनको मिला। ये किताब कोई लगभग 750 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन इसका सिर्फ 10% हिस्सा जो है वो मेरी दिलचस्पी का था। मैंने तो बाकी किताब का भी मुताला किया, लेकिन जो इंटरेस्ट होता है, जिस चैप्टर को पढ़ने के लिए किताब खरीदी जाती है, वो सिर्फ पूरी किताब का 10%, यानी कोई 74-75 पेज ऐसे हैं जो मेरी दिलचस्पी के थे। ये वो हैं जिसमें बी के नेहरू ने बताया है कि जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर लगे तो उस दौरान का जो इन्होंने, उसमें एक आपको एक बायोग्राफिकल अकाउंट मिल जाता है कि इनकी डीलिंग शेख अब्दुल्ला के साथ किस किस्म की थी, फ़ारूक अब्दुल्ला के साथ किस किस्म की थी। और जब ये कैरेक्टराइज करते हैं और इवेंट्स को, इंसिडेंट्स को, प्रोसेसेस को, कन्वर्सेशंस को, सारी चीज़ों को जब ये रिकॉल करते हैं तो तब
शेख अब्दुल्ला साहब की और फारूक अब्दुल्ला साहब की भी पर्सनैलिटी की एक अक्कासी हो जाती है। हालांकि शेख अब्दुल्ला साहब की अपनी किताब है आतिश चिनार, जो उनका बायोग्राफिकल अकाउंट है, लेकिन कोई उनके बारे में क्या लिखता है वो ज़्यादा दिलचस्पी का हामिल है। तो बीके नेहरू जम्मू कश्मीर में गवर्नर रहने से पहले असम के गवर्नर रह चुके हुए थे। ये 1967 से लेकर 1972 तक या 68 से 73 तक 5 साल तक के असम के गवर्नर थे। जब ये असम के गवर्नर थे तो मुख्तलिफ औकात के ऊपर, यानी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, इनको जो नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेट्स हैं, जो बकाया 6 स्टेट्स हैं, उनका भी टाइम टू टाइम उनके पास चार्ज रहा। लिहाजा उनके पास एक तजर्बा है कि नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेट्स की गवर्नरशिप इन्होंने की हुई है। जब ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर लगे 1981 में, ये गवर्नर अप्रैल 1981 में इन्होंने बतौर गवर्नर ज्वाइन किया, तो तब क्योंकि जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल्स होती हैं, सरमा में जम्मू और गर्मी में श्रीनगर होती है, तो तब दरबार सेक्रेटरीट जो है, राजभवन जो है, वो जम्मू में हुआ करता था। तो ये उन गवर्नर्स में से, उन चंद गवर्नर्स में से हैं जिनकी ओथ जम्मू में हुई थी। दिलचस्पी की बात यह है कि जब 1981 में ये बने गवर्नर अपॉइंट किए गए, तो तब जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, हैंडीकैप या ड्रॉबैक था, यानी इनकी एलिजिबिलिटी में जो सबसे बड़ा एक रोड़ा अटक रहा था, वो ये था कि उस वक्त तक 1980-81 तक ये एक प्रेसिडेंट था, ये एक रिवायत थी कि जो भी शख्स एक फुल टर्म गवर्नर रह चुका हो, यानी 5 साल जो गवर्नर रह चुका हो, उसको दोबारा बतौर गवर्नर किसी स्टेट में रिपीट नहीं किया जा सकता। अब बीके नेहरू असम के और उस तरह से नॉर्थ ईस्ट के सारी स्टेट्स के गवर्नर रह चुके हुए थे। जम्मू कश्मीर में इनकी गवर्नर बनने की पॉसिबिलिटी बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी हालात कैसे पैदा हुए, कैसे ऐसी एक डेवलपमेंट हुई कि बीके नेहरू गवर्नर बन गए। वो बात ये थी कि इनसे पहले जो गवर्नर थे LK झा, ये मैं किसी और चीज़ में भी इसके बारे में बात कर रहा हूँ, आप वो वीडियो अलग से देखेंगे। आज मैं मुख्तसर बताऊंगा मैं कि इनसे पहले थे लक्ष्मीकांत झा। उनका भी वर्ल्ड बैंक में डिफरेंट इकोनॉमिक फोरम्स में काम करने का तजुर्बा था और वो भी ICS ऑफिसर थे। झा की टर्म एक्सपायर हो रही थी 1977 में ऑलमोस्ट, या 78 में, लेकिन शेख अब्दुल्ला ने पर्सनल रिक्वेस्ट करके प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उनके लिए एक्सटेंशन लेकर रखी थी। लिहाजा 73 से लेकर 78 तक वो गवर्नर रहे। लेकिन उसके बाद भी शेख अब्दुल्ला जो है वो टाइम टू टाइम रिक्वेस्ट करते रहे और मरकज़ से जब इंदिरा गांधी दोबारा आ गई तो उनको रिक्वेस्ट की तो उनको एक्सटेंशन उन्होंने ले लिया। 1980 तक वो 81 तक वो रहे, लेकिन 80 की दहाई में अब प्रेशर माउंट करने लगा कि नहीं, अब LK झा को यहाँ से तब्दील करना पड़ेगा। तो उस वक्त इंदिरा गांधी की एक कर्टसी थी, उन्होंने शेख अब्दुल्ला को कहा कि आप ही बता दीजिए कि झा को तो आप रिमूव करना पड़ेगा, गवर्नर हैं, गवर्नर को हमेशा के लिए तो बनाए नहीं रख सकते किसी स्टेट में, झा साहब को वहाँ से रिकॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी कोई चॉइस है, अगर आप चाहते हैं किसी को गवर्नर कोई रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप बता दीजिए। तो ये उसके चलते शेख अब्दुल्ला ने 4 नाम रिकमेंड किए थे LK झा को कि ये आप प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कस करें। उन 4 नामों में से 3 नाम ऐसे थे जिनका यकीनन तौर के ऊपर अपॉइंटमेंट बतौर गवर्नर जम्मू कश्मीर की हो नहीं सकती थी। तो लिहाजा जो चौथा नाम था, दरअसल वही नाम वो चाहते थे कि वो गवर्नर बने, वो थे बीके नेहरू। पहला नाम था PN हाक्सर का, जो इंदिरा गांधी के बड़े करीबी रह चुके हुए थे, लेकिन उस वक्त वो फॉल आउट हुआ था, उनकी इंदिरा गांधी के साथ बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। तो ये यकीनन था कि जम्मू कश्मीर जैसी हसास रियासत, सेंसिटिव स्टेट में एक ऐसे शख्स जिनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ अभी बनती नहीं है, प्राइम मिनिस्टर उनको किसी भी सूरत में बतौर गवर्नर नहीं भेजेंगी। दूसरा था G पार्थासारथी, जिन्होंने शेख अब्दुल्ला के साथ इंदिरा गांधी का अकॉर्ड नेगोशिएट करवाया था, लेकिन इस वक्त में जब ये डिमांड कर रहे थे, इस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। तो मच ऑब्वियसली जो प्राइम मिनिस्टर के इतने ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट हों, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, तो उनको प्राइम मिनिस्टर वहाँ से रिलीव ना करे किसी स्टेट के गवर्नरशिप के लिए। और तीसरा नाम था जनरल कुमारा मंगलम, जो 1969 में चीफ ऑफ इंडियन आर्मी रिटायर हो चुके हुए थे। लिहाजा वो 12 साल के बाद ज़रा पब्लिक लाइफ में इतना ज़्यादा सर्कुलेशन में नहीं थे बहुत देर तक, क्योंकि आजकल तो जब आप रिटायर होते हैं आर्मी से या किसी भी जगह से 10-15 साल टीवी के ऊपर कैसे निकल जाते हैं उसका अंदाज़ा भी नहीं लगता। तो वो भी, उसकी भी पॉसिबिलिटी बनने वाली नहीं थी। तो लिहाजा जो चौथा नाम इन्होंने दिया हुआ था वो बीके नेहरू का था। दिलचस्प बात आगे से इसमें यह हुई कि जब LK झा शेख अब्दुल्ला के सालसकार, इनके इंटरलोक्यूटर बन के जब इंदिरा गांधी के पास गए और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि बीके नेहरू लगें, तो उन्होंने कहा कि ये बात बहुत मुश्किल है, मेरे लिए ये करना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि 2 मामले हैं।
उस वक्त प्रेसिडेंट थे नीलम संजीवा रेड्डी, और नीलम संजीवा रेड्डी के और इंदिरा गांधी के कुछ ज़ाती ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। लगभग 10-12 साल से उनके ज़ाती ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं थे। तो इंदिरा गांधी को ये था कि अगर वो नाम भेजेंगी प्रेसिडेंट के पास कि आप इनका अपॉइंटमेंट के ऑर्डर जारी कीजिए, प्रेसिडेंट तो अपॉइंटमेंट के ऑर्डर जारी करता, फैसला तो असल में गवर्नर लगाने का जो है वो सरकार का होता है। तो इंदिरा गांधी को ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये टर्न डाउन कर दें प्रेसिडेंट संजीवा रेड्डी, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए ये एक डबल एम्बेरसमेंट हो जाएगी। एक इस काउंट के ऊपर कि गवर्नमेंट ने रेकमेंड किया किसी को गवर्नर लगाने के लिए, प्रेसिडेंट ने नहीं माना, और दूसरा इस काउंट के ऊपर कि जिसको गवर्नर के लिए रेकमेंड किया था वो प्राइम मिनिस्टर के कज़न थे, और प्राइम मिनिस्टर के कज़न तक को जो है वो प्रेसिडेंट ने डिक्लाइन कर दिया। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने जो उस वक्त के गवर्नर थे एल के झा, उनको बोला कि आप शेख अब्दुल्ला को बता दीजिए कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है बी के नेहरू को जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनने में, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि अगर आप ज़ाती तौर के ऊपर प्रेसिडेंट के साथ मिलें और उनसे उनको परसुएट करें तो वो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो शेख अब्दुल्ला को भी ये बात अच्छी लगी। यानी मैंने ये इंसिडेंट जो है ये इसलिए रिकॉल किया इस किताब से कि आजकल जो गवर्नर हैं कितने सेंस ऑफ सडननेस, कितना सरप्राइज होता है, पता भी नहीं चलता कौन गवर्नर कब आ गया और कब रिकॉल कर लिया। तो उस वक्त इतना प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर एक पर्टिकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर खुद अगर प्रेसिडेंट को आमादा कर लेते हैं तो उनको कोई इसमें एतराज़ नहीं होगा। तो लिहाजा शेख अब्दुल्ला गए दिल्ली, उन्होंने जाके प्रेसिडेंट के साथ बात की, तो प्रेसिडेंट जैसा नाम ही लिया तो वो इनकार कर गए। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने बातों बातों में थोड़ा सा उनको परसुएड करने की कोशिश की, तो इन द एंड वो परसुएड हो गए। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से आता है मसौदा, मेरे पास उनकी तरफ से प्रपोजल आता है तो मैं इसको अप्रूव कर दूंगा। अब ये बात कन्वे कर दी गई बी के नेहरू को, लेकिन कन्वे किसने की? एल के झा ने। प्रेसिडेंट ने शेख अब्दुल्ला को क्या बोला, ये बात भी कन्वे हो गई प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन वो भी जो कन्वे है वो किया एल के झा ने। यानी ये जो साइज ऑफ ईगोज था ये बहुत बड़ा था। शेख अब्दुल्ला ने खुद नहीं बात की बी के नेहरू के साथ, और ख़ुद भी उन्होंने ब्रीफिंग नहीं दी प्राइम मिनिस्टर को कि उनकी ये बात हो गई है। अब प्राइम मिनिस्टर का ये था कि शेख मुझे ज़ाती क्यों नहीं बताते कि उनके प्रेसिडेंट के साथ क्या बात हुई है, और बाकी और भी मामलों के ऊपर चर्चा होगा तो मुझे एक सेंस मिल जाएगा कि प्रेसिडेंट क्या सोच रहे हैं। बी के नेहरू कहते हैं कि मुझे आप आउट गोइंग गवर्नर, आप तो एक ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि आप मुझे बताएंगे कि फ़लाँ स्टेट के गवर्नर के लिए आपके रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। ये या तो चीफ मिनिस्टर जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के साथ बात की, या तो वो मुझे कन्वे करें, या प्राइम मिनिस्टर कन्वे करें, और या फिर जो होम मिनिस्टर है वो कन्वे करें। होम मिनिस्टर उस वक्त हुआ करते थे ज्ञानी ज़ैल सिंह। तो ये काफ़ी हफ्तों तक ये बात चलती रही कि किसी ने कुछ कन्वे नहीं किया। फाइनली इंदिरा गांधी ने खुद ही टेलीफोन किया बी के नेहरू को। वो बॉम्बे में थे, किसी होटल में ठहरे हुए थे, और उन्होंने कहा कि मैं भी बॉम्बे आ रही हूँ लेकिन वहाँ पे शायद मुलाकात का वक्त नहीं मिलेगा, लेकिन अगर अब तुम दिल्ली आते हो, मतलब जब भी आओगे, कोई ख़ास डेट नहीं मुकर्रर की, जब भी आओगे जब दिल्ली आते हो तो मुझसे मुलाकात कर लेना। उसके बाद जो भी नेक्स्ट इमीडिएट अपॉर्चुनिटी थी उसमें बी के नेहरू दिल्ली आए और प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की। दिलचस्प वाक़या है प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलने का। उन्होंने अपनी ज़ुबान से ये नहीं उनको बोला कि आपको गवर्नर बनाकर फ़लाँ रियासत में भेजा जा रहा है। उन्होंने जो बैकग्राउंड में सारी डिस्कशन हुई इसके बारे में कुछ नहीं बोला। तो बैठे, इनकी बेगम जो बी के नेहरू साहब की वो ठीक नहीं थी, उनके बारे में हाल वाल जाना, एक दूसरे के बारे में थोड़ी एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज हैं वो हुई। तो ये करने के बाद इंदिरा गांधी जो है वो डायरेक्ट आ गई एक चीज़ के ऊपर। उन्होंने कहा कि ये कश्मीर के जो हालात हैं, तो नेहरू को लगा कि भी हाँ ठीक है, आप पॉलिटिकल डिस्कशन होगी और शायद प्राइम मिनिस्टर मुझे बताएंगे कि किन चीज़ों का ध्यान वहाँ पे रखा जाए। उन्होंने कहा कश्मीर में एक मेरा कंसर्न है कि जो डल लेक है वहाँ की, उसके हालात बहुत ख़राब हैं। पोल्यूशन डल लेक में बहुत ज़्यादा आ रहा है और गंदगी बहुत ज़्यादा जा रही है डल लेक में। मैं चाहती हूँ कि क्योंकि आप तुम कश्मीर जा रहे हो तो वहाँ पे जाकर तुम थोड़ा ज़ाती पर्सनल अटेंशन दे दो कि डल लेक की सफाई हो जाए। और डल लेक एक आइकॉनिक है, सिर्फ कश्मीर की नहीं, पूरे हिंदुस्तान भर की आइडेंटिटी है, लोगों की उसमें दिलचस्पी है, तो सियाहत का मुकाम है। तो मैं चाहूँगी कि डल लेक की अच्छी तरह से आप सफाई करें। इसी तरह से ये पार्थसारथी से भी मिले, ज्ञानी ज़ैल सिंह से भी मिले, किसी ने कश्मीर के ऊपर इनको कोई ख़ास ब्रीफिंग नहीं दी। जब आ जाते हैं जम्मू कश्मीर में, आने के बाद का इनका जो वाक़या है वो बहुत बड़ा दिलचस्प है। ये दरअसल एक बार छुट्टी बिताने के लिए 1978 में आए थे, 2 साल पहले, 3 साल पहले। तो जब उस वक्त के गवर्नर एल के झा, जिनके
इंटरवेंशन के साथ अब ये गवर्नर बने थे, तो ये जहाँ के मेहमान थे कुछ देर के लिए। तो उस दौरान इनकी शेख अब्दुल्ला के साथ भी कई मुलाकात हुआ करती थी। शेख अब्दुल्ला को ये वैसे भी काफ़ी देर से जानते थे। तो इन्होंने एक चीज़ नोटिस की थी कि शेख अब्दुल्ला साहब की ईगो बहुत बड़ी थी और वो गवर्नर को हमेशा सबॉर्डिनेट, मतलब वो ऐसा चाहते थे कि उनकी एक इनसबॉर्डिनेशन रहे, कि पब्लिक व्यू में, पब्लिक परसेप्शन में हमेशा ऐसा लगे कि जो रियासत के अंदर जो सबसे बड़ा डिग्निटरी है, जो सबसे बड़ी एक जो पोजीशन है, हैसियत है, वो शेख अब्दुल्ला की अपनी है और जो गवर्नर है उसकी जो है वो सेकंड पोजीशन है। वो इनका ये असेसमेंट थी, इनका ये मानना था कि उनके ज़ाती पर्सनैलिटी को भी लेकर वो इस तरह से समझते थे कि मुझसे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन पब्लिकली ऐसा करके वो पब्लिक को ये चीज़ हमेशा बताने की कोशिश करते थे कि देखो कि कैसे मैं दिल्ली को नंबर 2 प्ले करवाता हूँ, क्योंकि जो गवर्नर होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है मरकज़ का, कि भी मैं दिल्ली को भी अपने में सबॉर्डिनेशन में रखता हूँ। तो जब ये गवर्नर बनकर आए तो इनके जहन में मोटे तौर के ऊपर ये ख्याल था कि मुझे इस चीज़ के साथ डील करना पड़ेगा, कि मुझे ये बताना पड़ेगा कि जो गवर्नर की हैसियत होती है, उसका जो स्टेटस होता है, प्रोटोकॉल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो चीफ मिनिस्टर से ऊपर होती है। तो उसमें एक बड़ा दिलचस्प वाक़या आया, वो मैं आज इसमें नहीं लाऊंगा क्योंकि एक और वीडियो आएगा, एक और तफसील, एक स्टोरी जो है उसमें मैं वो बात ला रहा हूँ कि कैसे जो पहली पब्लिक इवेंट के ऊपर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का आपस में मुलाकात होती है, तो इनको एक इस किस्म का एक इंसिडेंट, इस किस्म की एक डेवलपमेंट हो जाती है कि दोनों बीमार पड़ जाते हैं, दोनों नहीं आ सकते क्योंकि दोनों एक दूसरे का टाइम वॉच कर रहे होते हैं कि पहले उस जगह जहाँ पे जो मुकर्रर जगह है जहाँ पे दोनों को बुलाया हुआ था कि पहले कौन पहुँचता है। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।